जी हाँ साथियों, एक बार फिर आज मैं आप लोगों के बीच मोटिवेशन सेक्शन में बात करूंगा आदित्य ठाकरे साहब की। एक यंगेस्ट पॉलिटिशियन फ्रॉम महाराष्ट्र, सन ऑफ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र उद्धव बाला साहब ठाकरे। साथियों, पिछले कई सालों से इनके पर्सनालिटी पर मेरा ऑब्जर्वेशन है। उस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से इन्होंने काफ़ी अच्छे दिन भी देखे, काफ़ी बुरे दिन भी देखे और अपने आप को संभाला भी। साथियों, आप तमाम लोग जानते हैं, जब महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव साहब थे तब आदित्य ठाकरे साहब भी एक मंत्री थे। उसके बाद तख्ता पलट हुआ, उनके साथ धोखा किया गया, धोखे की राजनीति हुई। आधे से अधिक लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। वो तमाम लोग किसी और नेता के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, एक तरीके से मलाई खाने के लिए अलग हो गए। कोई प्रिंसिपल वाली बात नहीं थी कि इस वजह से अलग हुए या उस वजह से अलग हुए। बात सामने में यही आई कि कुर्सी के लिए ही अलग हुए। बहाने बनाए गए काफ़ी, लेकिन फिर भी इन बहानों के बीच दो लोगों का जो व्यक्तित्व अध्ययन है वो मैंने किया। मैं करता रहता हूँ, स्ट्रगलिंग लोगों पे मैं रिसर्च करता हूँ, मेरा हॉबी है। मैं फोरकास्टिंग भी करता हूँ उनके बारे में, व्हाट ही विल डू इन फ्यूचर, और वह सही भी होता है। उद्धव ठाकरे साहब की सत्ता चली गई, वो पार्टी के लोग भी उनको छोड़कर चले गए। फिर उन्होंने पार्टी फिर से खड़ा कर दिया। महाराष्ट्र की जनता ने उनका साथ दिया और बहुत ही अच्छे तरीके से ही बाउंस्ड बैक इन पार्लियामेंट्री इलेक्शन, विच इज एविडेंट फ्रॉम द सीट्स ही हैज वॉन। और जन समर्थन जो उनको मिला वह भी कम नहीं था। ऐसे में आदित्य ठाकरे वॉज द यंगेस्ट पॉलिटिशियन हु सफर्ड, जिसके आंखों के सामने उसके पिता की सारी संपत्ति, राजनीतिक संपत्ति लूट ली गई। निजी संपत्तियों पर भी लोगों ने हाथ साफ करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहा। आप सोच सकते हैं कि किसी यंग बच्चे के सामने उसके पिताजी की सारी राजनीतिक संपत्ति, विरासत को लूट लेने का प्रयास किया जाए तो कैसा महसूस किया होगा उस व्यक्ति ने। खुद उद्धव ठाकरे साहब तो जो महसूस कर रहे होंगे वो कर ही रहे होंगे, और खुद आदित्य ठाकरे साहब के ऊपर क्या बीती होगी। खैर, इन तमाम उठापटक के बीच जो कॉन्फिडेंस आदित्य ठाकरे साहब ने दिखाया और जो शांतिपूर्ण व्यवहार उद्धव ठाकरे साहब का रहा, वो किसी से छुपा नहीं है। इस परिस्थिति में अच्छे अच्छे लोग डोल जाते हैं, टूट जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन बाप बेटे दोनों ने हंसकर इस परिस्थिति का मुकाबला किया। खैर, इन बिटवीन राज ठाकरे साहब से वो उम्मीद नहीं थी जो वो करते चले गए, उस पर बाद में कभी चर्चा करेंगे। एक तरफ एक भाई कुंभकर्ण था जिसने हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए, एक तरफ बेटा मेघनाथ था जिसने अपनी जिंदगी को दांव पर लगा करके अपने पिता के मान की रक्षा करने का प्रयास किया और वो वीर गति को प्राप्त हुआ। उसी तरीके से कुंभकर्ण और रावण के अन्य भाई, अन्य पुत्र, बंधु और बांधव अपने भाई के मान सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर के इतिहास में अमर हो गए। अब ऐसी स्थिति में आदित्य ठाकरे ने जो कॉन्फिडेंस दिखाया, जो शांतिपूर्ण
रिएक्शंस जो उस लड़के ने दिया वो काबिल तारीफ रहा। आमतौर पर यह शांति असंभव है। खैर, अब सवाल यह है कि उन्होंने क्या क्या किया। उन्होंने अपने संगठन को संभाला, अपने यूथ विंग को संभाला, अपनी टीम बनाई, सारी यूनिवर्सिटीज़ में अपना नेटवर्क फैलाया, स्कूलों तक पहुंचे और यात्राएं की। मेरी समझ से ऐसा कोई स्कूल हायर सेकेंडरी का नहीं होगा जिसको आदित्य ठाकरे ने अपने पर्सनल टच में नहीं लिया होगा। ऐसा कोई आईटीआई का संस्थान नहीं होगा जिसमें आदित्य ठाकरे ने अपना प्रेजेंस न बनाया हो। ऐसा कोई मैनेजमेंट कॉलेज नहीं होगा, ऐसा कोई लॉ कॉलेज नहीं होगा जहां आदित्य ठाकरे न पहुंचे हों। ऐसा कोई वृद्धाश्रम नहीं होगा जहां आदित्य ठाकरे ने अपने व्यक्ति नहीं भेजे हों। दिस इज कॉल्ड नेटवर्किंग, दिस इज कॉल्ड प्रोएक्टिवनेस। अब जो लड़का या जो नेता पूरे महाराष्ट्र को मंथन कर देगा इस पार से उस पार तक, और हर वर्ग, हर एज ग्रुप में जो अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा, क्या वो आने वाले समय में नया बाला साहब ठाकरे नहीं कहलाएगा? एक भी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है जहां पे आदित्य ठाकरे साहब ने अपने आदमी नहीं भेजे हों। एक भी आईटीआई और इंडस्ट्रियल एरियाज, हर जगह he has personally motivated his people to get connected with everyone. एक तरफ अपने पिता की लुटी हुई सियासत या लुटता हुआ साम्राज्य, और दूसरी तरफ एक बेटा अपना बनाता हुआ साम्राज्य। ऐसी स्थिति में उद्धव ठाकरे साहब के पुत्र आदित्य ठाकरे के लिए यदि 2-4 लाइन अच्छी बातें कह दी जाए तो इसमें बुराई क्या है? कुछ लोग सवाल करते हैं कि भाई व्हाट इज देयर, क्या है उसमें? भाई यही है उसमें। वेरी कूलली he has faced the disastrous phase of politics. गद्दारों के बारे में तो मैं बात करता ही नहीं, उनकी फितरत है, वो लिपटे रहेंगे और इन वक्त पर ऐसा डसते हैं कि आपके पास कोई उपाय नहीं रह जाता। यह हमारी कमी है कि हम अपने इर्द गिर्द रह रहे गद्दारों को पहचान नहीं पाते। दिस इज आवर वीकनेस। उनको पहचानने का तरीका हमारे पास होना चाहिए, वो सेंस होना चाहिए। वी नीड टू हैव। राजनीति में हालांकि इन गद्दारियों को नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, ये मानकर चलना चाहिए कि आज नहीं तो कल ये गद्दारियां होंगी, क्योंकि राजनीति का दूसरा नाम अवसरवाद है। इसलिए इसको बहुत पर्सनल और इमोशनल नहीं लेना है। राजनीति इसी का नाम है। जिंदगी रामायण कम और महाभारत ज्यादा है, यह हमेशा याद रखना चाहिए। जिंदगी में महाभारत ही होता है। रामायण की जो व्यथा कथा है वो उतना दुर्दांत नहीं है। वो 2 ही पात्रों के बीच में है, 2-4 पात्रों के बीच में, माता सीता, राम, श्री राम, हनुमान, रावण, विभीषण और मेघनाथ। लेकिन महाभारत तो सैकड़ों पात्रों का खेल है और यही असली जिंदगी है। Those who are in politics and those who are leading a political party should always be ready to have betrayal. लोग बिट्रे करेंगे क्योंकि कोई आपके पास आपकी सेवा करने के लिए नहीं आता।
वो अपने ग्रोथ के लिए आता है। आप उससे क्या ले पाते हैं यह आपकी दक्षता और क्षमता पर निर्भर करता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सेवार्थ आते हैं और परमार्थ जाते हैं। किसी भी बड़े व्यक्ति में, किसी बड़े नेता में या अभिनेता में कोई भी व्यक्ति इसलिए नहीं जुड़ता है कि वो वहाँ जाकर के भूखा नंगा रहे। वो आगे बढ़ने की तमन्ना लिए बढ़ता है, और ये खतरनाक है। कितना आगे बढ़ेंगे आप और किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, यही नैतिकता है, यही लोग भूल जाते हैं। आगे बढ़ना तो अच्छी बात है, लेकिन किस प्रकार से। महात्मा गांधी जी ने, गौतम बुद्ध ने, ये दो कैरेक्टर हैं जिनको मैं एडमायर करता हूँ पर्सनल लाइफ में। और गीता का ज्ञान, अपने ऑब्जेक्टिव, अपने लक्ष्य को पाना महत्वपूर्ण नहीं है, आप किस प्रकार से पाते हैं यह महत्वपूर्ण है। यह तो आदर्शवादी बातें हैं, लेकिन लक्ष्य भी महत्वपूर्ण है। यह यथार्थवादी बातें हैं। There are two aspects of politics. One is ideal and another is real. In international relations, we move with realist theory, but we talk of idealist theory. We talk of idealism. We stay idealist. Mission is something else and vision statement is something else. और यही डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी होता है। आइडियलिज्म इज समथिंग एल्स एंड रियलिज्म इज समथिंग एल्स। हमारा ऑब्जेक्टिव कहने के लिए होता कुछ और है और हम अचीव कर रहे कुछ और होते हैं। दिस इज पॉलिटिक्स। साथियों, यह रही बात आदित्य ठाकरे, द यंगेस्ट एंड स्मार्टेस्ट पॉलिटिशियन इन माय ओपिनियन सो फार। इसका यह मतलब नहीं कि दूसरे लोग स्मार्ट नहीं है, दूसरे लोग यंग नहीं हैं, या दूसरे के बच्चे स्मार्ट नहीं है होंगे। मेरा ध्यान उस तरफ नहीं गया। मेरा ध्यान आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे साहब पर है, क्योंकि मैं बाला साहब ठाकरे को मानता था। इसकी वजह यही है, हर एक व्यक्ति से लगाव नहीं हो सकता, लगाव किसी किसी से होता है। कभी मेरा लगाव काफ़ी ज़्यादा रामविलास जी से था। जब रामविलास जी के साथ या उनके यहाँ जाता था, आता था, छात्र जीवन में रामविलास जी से ज़्यादा करीब मेरा कोई इस पृथ्वी पर नेता नहीं हुआ, जितना वो मानते थे। आज भी मैं शुक्रगुजार हूँ उनके उस स्नेह का, जो स्नेह पाने का अवसर मुझको मिला। वो शायद बहुत कम लोगों को मिलता है, लेकिन फिर भी वो अपने रास्ते चले, हम अपने रास्ते चले। यही ज़िंदगी है। फिर मुलाकात होगी अपने न्यूज़, व्यूज़ एंड मोटिवेशन चैनल में। हम लोगों को फिर आना है। वी विल डिस्कस सम अदर पर्सनालिटी। आज का डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ आदित्य ठाकरे साहब के लिए था। हम फिर डिस्कशन करेंगे उद्धव ठाकरे साहब पर, फिर डिस्कशन करेंगे किसी और पर्सनालिटी पर, फिर किसी और पर। धन्यवाद।